वेलकम टू सर्वोदय शिक्षा यूट्यूब चैनल। और आज आपके सामने प्रस्तुत हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन क्लास 11th फिजिक्स का जो कि चैप्टर है चल रहा है और आज हम पढ़ने वाले हैं उसी चैप्टर का अगला पार्ट जो कि है एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी। मीन्स कहने का मतलब है कि अब हम रोटेशन मोशन में प्रवेश कर चुके हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए दो वर्ड है। पहला वर्ड है लीनियर वेलोसिटी और दूसरा वर्ड है एंगुलर वेलोसिटी और साथ में लिखा है इसका रिलेशन। तो पहले हम इन तीनों वर्ड को समझते हैं, फिर इसको देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। तो हमने इस एक खाली पेज को खोल लिया है। यहाँ पर हम दोनों समझते हैं कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी क्या है। देखिए, जैसा कि नाम है, वर्ड है लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी वर्ड से एक चीज तो हमें पता चल रहा है, ये लाइन के अलोंग चलेगी। तो लीनियर वेलोसिटी में जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो हम वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं इसको एक्स से। और वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी होता है एक्स अपॉन टी। और अब हम ये भी जान चुके हैं कि जब हम इसको बहुत छोटे टर्म के लिए या बहुत छोटे टाइम के लिए डिफाइन करते हैं, तब हम लिखते हैं इसको डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर हम कहते हैं कि और भी छोटी ये चीज होती तो इसको हम डी एक्स अपॉन डी टी करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे हमने इस वेलोसिटी के आगे लिखा लीनियर वेलोसिटी, इसी तरह से ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इसका पूरा नाम अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये पूरा नाम एक तरह से। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी वाली वेलोसिटी, इसकी यूनिट भी देखिए। ऊपर है डिस्टेंस यानी कि मीटर, नीचे है सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड ये इसकी एस आई यूनिट हुई। ये सब चीजें आप पहले से जानते हैं। अब हम बात करते हैं रोटेशन मोशन की। रोटेशन मोशन में पार्टिकल घूम रहा होता है, तो मैं घूमते हुए पार्टिकल का एक डायग्राम बनाता हूं। मान लिया हम बात करते हैं ये घूमता हुआ पार्टिकल। अब आपको समझ में आ गया, जब घूमता हुआ पार्टिकल बनाना है तो हमें उसका एक सेंटर भी बनाना पड़ेगा, लेट इट इज सी। फिर एक एक्सेस ऑफ रोटेशन भी बनाना पड़ेगा जो इसमें से पास हो रहा है। पार्टिकल मान लिया किसी एक पॉइंट पर है तो यहां भी बनाया, फिर उसकी रेडियस भी बनाई। अब आप देखिए, सिर्फ पार्टिकल के चलाने मात्र से हमें कई चीजें बतानी पड़ती है। अब मैं इस डायग्राम को, जो कि ऐसे बना हुआ है ना, इसको मैं थोड़ा सा सामने वाली पोजीशन से बना देता हूं। अब आप ये आदत डाल लीजिए कि हमें किस एक्सेस से देखना है, किस ऑब्जर्वेशन से पॉइंट से देखना है, तो कैसा दिखाई देगा। जैसे कि ये पेन है, सामने से ये डॉट दिख रहा होगा और जब इसको साइड से देखेंगे तो पेन दिखाई देगा। लेकिन अब आपको तो साइड से नहीं दिखाई दे रहा, मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो हमें ये विजुअलाइजेशन भी अच्छे से आना चाहिए कि किस चीज को हम कैसे देख रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने बनाया इसका फ्रंट व्यू। ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है। जो सेंटर है वो ये रहा। पार्टिकल की पोजीशन ये P मान लेता हूं, इसकी रेडियस को मैं इसको R मान लेता हूं। अब यहां पर इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो देखिए कैसे होगी। इस पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। अब ये लीनियर वेलोसिटी होगी इसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में। फिर ये पार्टिकल घूम के यहां पर आ जाएगा, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में। मैं यहां पर बता दूं आपको, ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो यहां पर ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे, सब जगह लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी। अगर हमसे कोई कहता है कि यहां से लेकर यहां तक आने में, इसका नाम मैं P1 रख दूं और इसका नाम P2 रख दूं, और कहा जाए लीनियर वेलोसिटी निकालो, हम क्या करेंगे, P1 से P2 के बीच में लीनियर डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि ये वाली डिस्टेंस, इसको हम क्या नाम देंगे, x। फिर हम निकालेंगे टाइम, वो होगा t, डिवाइड करेंगे x अपॉन टी और लीनियर वेलोसिटी निकल जाएगी। उसकी डायरेक्शन भी रिजल्टेंट कोई डायरेक्शन हो जाएगी, वेक्टर तो अब हम जानते ही हैं। लेकिन एक बात सोचिए, अगर ये साइकिल पूरा हो गया, पार्टिकल घूम के P1 पर आ गया,
तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो टाइम चाहे कितना भी हो, वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि सर्कुलर मोशन या रोटेशन मोशन में हम लीनियर वेलोसिटी कहीं छोटे से पार्ट के लिए तो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन पूरे सर्कल में जब ये मोशन होगा तब लीनियर वेलोसिटी डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि वो 0 हो जाएगी। तब हम यहाँ पर कोई और तरीके की वेलोसिटी डिफाइन करें जिससे कि पार्टिकल घूमता भी रहे और हम वेलोसिटी बता पाएं। नहीं तो हर बार पूरा चक्कर करके हम कहेंगे जी 0 हो गया, 0 हो गया, अब ये तो नहीं चलेगा ना बार बार। तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी डिफाइन करेगी। क्या वेलोसिटी डिफाइन करेंगे, अब उसको समझते हैं। अब हम जान चुके हैं वेलोसिटी हमने जो डिफाइन की है वो x/t ऐसे डिफाइन की है। हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर हमें यहां से लेकर यहां तक की अगर ये एक आर्क है, अब याद रखिए आर्क में और लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में फर्क है। आर्क थोड़ा सा घूमा हुआ है और वो जो x है वो सीधा होता है। इस आर्क को मैं अगर x मान लूं, अब तुम कहोगे कि जबरदस्ती क्यों x मान लूं, तो हम इसको बाद में देखते हैं। थोड़ा सा आर्क को मैं x मान लेता हूं, ये है इसकी रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू ये वाला एंगल। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मैं लिख देता हूं एक बार, ये लिख दिया। अगर आपको याद नहीं आ रहा है कहां पढ़ा तो देखिए, जब हम लिखते हैं फॉर्मूला सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2πr, तो देखिए सरकमफेरेंस है वास्तव में आर्क जो कंप्लीट है। रेडियस की जगह हमने r लिखा और एंगल की जगह पूरा एंगल 2π लिखा। सोचिए अगर ये छोटा आर्क होता है, यानी ये डिस्टेंस आधी होती तो ये πr हो जाता। तो ये जो 2πr का फॉर्मूला है ना, वो असल में आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल का ही फॉर्मूला है। अब सोचिए वो जो वेलोसिटी है उसमें x को मैं रेडियस इंटू एंगल लिख दूं तो क्या हो जाएगी, दिस विल बी, रेडियस को मैं लिख देता हूं r, एंगल को लिख देता हूं थीटा, इट विल बी r इंटू थीटा अपॉन टी। ये ऐसा हो जाएगा। अब आपकी बात पर आते हैं, आपने कहा कि इसको x कैसे लिख दें। हम कहते हैं चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। अगर मैं टाइम को बहुत छोटा कर दूं, बहुत 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 छोटा, बहुत छोटा कितना, हमारे पास तरीका है ना बहुत छोटा, डेल्टा टी। जब बहुत छोटा लिखना होता है तो हम डेल्टा टी बना लेते हैं। तो अगर मैं टाइम को छोटा कर दूं तब तो मान लोगे ना कि x स्ट्रेट लाइन जैसा हो जाएगा। तो इस अप्रोक्सीमेशन से हम चलते हैं। अगर मैं इस थीटा को छोटा कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं v को लिख रहा हूं डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, ऐसा कुछ करके लिख सकते हैं ना छोटे डिस्टेंस के लिए। और r इंटू थीटा को लिखूंगा फिर क्या, डेल्टा x की जगह अब हो जाएगा r इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसी कोई चीज आ जाएगी। अब यहां पर इस v की जगह तो मैंने लिख दिया v, अब ये r की जगह r, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये क्या चीज है, देखिए डेल्टा थीटा है एंगल, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं दिस इज एंगल, और नीचे क्या चीज है, टाइम। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से मिलाऊं तो देखिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, x अपॉन टी, यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वहां पर है एंगल अपॉन टाइम। तो इस एंगल अपॉन टाइम को भी जरा समझते हैं, ये क्या है। एंगल है ये वाला थीटा और टाइम है टी। एंगल जब पूरा हो जाएगा तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, पाई 2π। पूरे चक्कर के बाद लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाता था, क्या एंगल भी 0 होगा। 0 से चला, यहां से चला 90, 180, 270, 360, 360 से आगे फिर चलेंगे तो एंगल फिर और ऐड होता रहेगा लगातार, 360, फिर दूसरे चक्कर में 720, इस तरह से एंगल 0 नहीं होता है। तो अब हमें यह लग गया कि जो x अपॉन टी पहले एक राउंड के बाद 0 हो जाता था, अब अगर वो थीटा अपॉन टी की फॉर्म में होता तो 0 नहीं होता। तो इस थीटा अपॉन टी को हम एक नई वेलोसिटी नाम देते हैं। जैसे ये लीनियर वेलोसिटी, वो एंगल की वेलोसिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी। तो ये एंगल अपॉन टाइम जो पार्ट है ना,
इसी को हमने बोला एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एक ऐसा W जैसा बनाते हैं थोड़ा घुमावदार, और इसको बोलते हैं हम ओमेगा, OMEGA, ओमेगा। तो यहां पर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी की जगह हम रखेंगे ओमेगा। तो अब यहां पर हम आ गए हैं, ये है लीनियर वेलोसिटी, ये है एंगुलर वेलोसिटी, और ये है उसका रिलेशन। तो ये है एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन किया, कैसे किया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और आसान भाषा में बोलता हूं एंगल अपॉन टाइम। जैसे यहां पर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, वहां पर एंगल अपॉन टाइम। तो अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे, अब हम जानते हैं कि एंगल की यूनिट होती है रेडियन और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो ओमेगा की जो यूनिट होगी वो रेडियन अपॉन सेकंड, ये इसकी यूनिट होगी, और ये इसकी एसआई यूनिट है, क्योंकि एंगल की जो एसआई यूनिट होती है वो रेडियन होती है। तो इस तरह से हमने एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन की। पता लग गया क्या मजबूरी थी डिफाइन करने की, साथ में ये भी पता लग गया v इक्वल टू आर ओमेगा, इनका रिलेशन क्या है। यानी कहीं लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना पड़ा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब एक सवाल आपके मन में आना चाहिए, आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आना चाहिए। v इक्वल टू ओमेगा आर की बात करते हैं। v जो है वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जो ओमेगा है और जो r है, इसमें क्या r और ओमेगा वेक्टर है कि इसको स्केलर है, इसको देखते हैं। ये v जो है दिस इज वेक्टर, ये जो r है ये भी वेक्टर। ये वेक्टर क्यों होगा r? क्योंकि जो रेडियस है, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, मैं आपके सामने ऐसे घुमा देता हूं। फिलहाल रेडियस वेक्टर इधर है, पार्टिकल घूम के यहाँ आया तो रेडियस वेक्टर ये हो गया, फिर पार्टिकल यहाँ आया तो रेडियस वेक्टर यहाँ होगा। तो इस तरह पूरे सर्कुलर मोशन में घूमते समय आर हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलता रहेगा, सेंटर से बाहर की तरफ। लेकिन सेंटर से बाहर की तरफ का मतलब है कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी ऊपर नीचे, बदलता रहेगा। तो ये भी वेक्टर है। ओमेगा ये क्या होगा? भाई वेक्टर ही होना चाहिए। अगर ये वेक्टर नहीं होगा तो देखिए क्या क्या होगा। अगर ये वेक्टर नहीं होता तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन वही आर की डायरेक्शन। क्या ऐसा है? ये आर की डायरेक्शन, पार्टिकल घूम रहा है ऐसे, वेलोसिटी की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, यानी आर की डायरेक्शन तो कभी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती नहीं है। मीन्स अगर इसको स्केलर मान लें तो ये डायरेक्शंस मैच नहीं करती, मीन्स ये स्केलर नहीं हो सकता। तो ये कैसा होगा? ये होगा वेक्टर। अब वेक्टर आया तो अब डायरेक्शन क्या होगी, पहला सवाल। दूसरा, अब ये दोनों वेक्टर हैं तो ये डॉट प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट होगा। मीन्स इसको हम क्या माने, इसको हम आर डॉट डब्ल्यू ये माने, या फिर इसको हम आर क्रॉस ओमेगा ये माने, या फिर इसको हम ओमेगा क्रॉस आर ये माने। अब हमारे सामने समस्या है कई सारी, तो एक एक करके इसको समस्या को समझते हैं। पहले इस वेक्टर को समझते हैं कि ओमेगा किस तरह का वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है। उसके बाद हम चुनेंगे इनमें से ये कौन सा होगा और क्यों होगा। फिर हम किताब भी तो पढ़नी है हमें, पहले इनको समझते हैं। पहले वेक्टर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ओमेगा की डायरेक्शन पता लगाने के लिए पहले हम एक घूमता हुआ पार्टिकल मान लेते हैं। तो घूमता हुआ पार्टिकल मान लिया ये वाला, एक पार्टिकल है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। देखिए ये एरो हो गया, इसका जो एक्सेस होगा वो एक्सेस है, ये मैंने सेंटर मान लिया सी। अब मैं इसको है ना, ये तो है इसका टॉप व्यू, यानी कि पार्टिकल को हम ऊपर से देख रहे हैं। एक मैं साइड व्यू भी बना लेता हूं, वो यहां बना देता हूं, चलो इधर। ये इसका है साइड व्यू। पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज है तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पे ध्यान रखिए, इसमें एंटी क्लॉकवाइज जितना साफ साफ दिख रहा है, यहां पर चूंकि ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है तो हो सकता है कुछ बच्चों का देखने का व्यू ऐसा हो, इनको ये क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा हो। तो ये भी ध्यान रखना है, ये डायग्राम कंफ्यूजिंग होता है, तो हमेशा इस डायग्राम को ढंग से बनाएं। एक्सेस ऑफ रोटेशन की बात करते हैं। इसमें तो एक्सेस ऑफ रोटेशन है ऐसे। अब देखो यहां पर एक्सेस ऑफ रोटेशन तो डॉट की तरह बनाऊंगा, ये वाला हो जाएगा इसका एक्सेस। और यहां एक्सेस कैसा होगा? यहां एक्सेस होगा इस तरह से, ये निकलता ऊपर से नीचे की तरफ। ओमेगा की डायरेक्शन कैसे पता लगाएं,
इसके लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। लिख देता हूं मैं। राइट हैंड थंब रूल से हम ओमेगा की डायरेक्शन पता लगाते हैं। तो डायरेक्शन होती क्या है, पहले तो ये देखें। जो ये ओमेगा है, ये ऐसा वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन। अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन। देखो डिफरेंट तरह का वेक्टर आ गया। अब तक वेक्टर क्या थे, जिस डायरेक्शन में चल रहे थे ना वही डायरेक्शन होती थी। अब ये डायरेक्शन बिल्कुल अलग तरह के डायरेक्शन हो गई। तो जब हम शुरुआत में वेक्टर पढ़ते थे ना, वहां पर इस तरह का आता ना पोलर वेक्टर, रेडियल वेक्टर, तो ये उनमें से डिफरेंस होकर ये एक वेक्टर आ गया अलोंग द एक्सेस, यानी कि इस एक्सेस के अलोंग। कैसे निकालेंगे? अलोंग का मतलब है ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। जैसे इस वाले केस में इस एक्सेस को हमारे राइट हैंड से इस तरह से पकड़ना है कि फिंगर्स इस पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन को बताए। तो देखिए अब ये फिंगर्स हैं, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा तो देखिए फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बंद होती हुई नजर आ रही हैं। एक तो हो गया। दूसरा तरीका, मैं इसको ऐसे पकड़ सकता था, ऐसे। तो पार्टिकल घूम रहा है ऐसे और फिंगर आ रही है ऐसे, तो अब ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये दो चीज समझनी है। पकड़ना कैसे है, फिंगर्स पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन में हो, तो देखिए ऐसे होगा। जब इस तरह से पकड़ेंगे इस एक्सेस को, तो जो अंगूठा है उस डायरेक्शन में ये एक्सेस निकला हुआ है, पीछे भी निकला हुआ है, ये भी ध्यान रखना। तो ये अंगूठा ओमेगा की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर से बताता हूं। इफ वी होल्ड द एक्सेस ऑफ रोटेशन विद अवर राइट हैंड, इफ curving finger show the direction of motion, then stretched thumb will represent the direction of omega, means angular velocity की डायरेक्शन। तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ओमेगा की डायरेक्शन बता रहा हूं, दिस इज आउटवर्ड। मैं इसको सिर्फ आउटवर्ड लिख रहा हूं, पूरी लाइन लिखनी है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड। ये पूरी लाइन यहां पर लिखनी है। यहां पर दिखाएंगे तो सिंपली दिखा सकते हो ऐसे। कैसे दिखाएंगे, ये तीर के निशान से इसको ऐसे पकड़ेंगे। आप चाहें तो अपना पेन यहां रख के ऐसे पकड़ लें, ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल घूम रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, और पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा होता तो देखिए ये एक पार्टिकल मान लिया मैंने छोटा सा, इसको मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया, दिख रहा है ना क्लॉकवाइज। ये पेन यहां रखा, क्लॉकवाइज इस पेन को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरी फिंगर्स देखिए इस तीर के निशान में, ये इधर जा रहा है, उंगलियां भी ऐसे जा रही, इसको ऐसे पकड़ा। अब थंब कहाँ है, देखिए ये थंब है बोर्ड के अंदर की तरफ। तो इस केस में ओमेगा की जो डायरेक्शन होगी वो होगी इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। इस तरह से ओमेगा की डायरेक्शन पता लगाते हैं। तो पहला काम हो गया इसकी डायरेक्शन का पता लगाना, एक चीज क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं जो हमारा एक्सप्रेशन आया था, इस एक्सप्रेशन में से कौन सा एक्सप्रेशन सही है, डॉट वाला, आर क्रॉस ओमेगा वाला, ओमेगा क्रॉस आर वाला। इनको और चेक करते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन है v इक्वल टू ओमेगा आर। जब हमने निकाला था तो आर ओमेगा था, तो ये तो सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, हम इसमें वेक्टर की बात ही नहीं कर रहे। तो आर ओमेगा या ओमेगा आर कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले देखना है कि अब ये सारे वेक्टर हैं, तो डॉट प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा, उसको चेक करते हैं। तो पहला ओमेगा डॉट आर, अगर हम इसको ये सोचते हैं तो हम जानते हैं कि जब भी स्केलर प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आता है। क्या v एक स्केलर क्वांटिटी है? हमारा आंसर है नहीं, v स्केलर क्वांटिटी नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन तो हो गया गलत, सोचने की जरूरत नहीं है। अब क्या बचा, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास अब दो केस आ गए। दो केस कौन कौन से हैं? पहला केस आता है वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, पहला केस तो ये। दूसरा केस कौन सा आता है, वेक्टर v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। अब हम इन दोनों केस को देखते हैं, ये दोनों केस हमें क्या रिजल्ट देते हैं। केस कैसे देखें भाई, सीधे एग्जांपल मान लेते हैं। अब हमें तीनों की डायरेक्शन पता है और हमें लेफ्ट हैंड रूल, क्रॉस प्रोडक्ट
राइट हैंड रूल सब पता है। चेक करके देख लेते हैं, अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन v की डायरेक्शन है तो ठीक, और नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं। फिर से एग्जाम्पल मानते हैं। ये हमने मान लिया एक सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल या रोटेशन मोशन। पार्टिकल का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये इसका सेंटर। पार्टिकल कहाँ माने, पार्टिकल मान लेते हैं यहां पर P पॉइंट पर। तीनों चीजों की डायरेक्शन देखते हैं कहाँ कहाँ है। सबसे पहले v, लीनियर वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन हो गई ऊपर की तरफ, ये तो हो गई v की डायरेक्शन। दूसरा क्या है, r की डायरेक्शन। सेंटर से ये डिस्टेंस r है, सेंटर से बाहर की तरफ हमेशा इसकी डायरेक्शन मानते हैं, तो r की डायरेक्शन हो जाएगी ये मैंने मान लिया r। तीसरी क्या चीज है, ओमेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ओमेगा किधर होना चाहिए, मैं यहां लिख देता हूं, ओमेगा की डायरेक्शन हो जाएगी आउटवर्ड नॉर्मल। ये आई थिंक कि अब समझ में आ गई होगी। एक और टर्म बता देता हूं, नॉर्मल। सही समय पे याद आ गया मुझे। आमतौर पर हम कहते हैं कि नॉर्मली तो गर्मी होती है, सर्दी होती है, तो वो जो नॉर्मली होती है और ये नॉर्मली होता है, ये दोनों फर्क है। देखिए क्या फर्क है, एक लाइन है जैसे ये, इस लाइन पर एक दूसरी लाइन मैंने ऐसे रख दी, आपको दिख रही है 90 एंगल पर, तो इस 90 को बोलते हैं परपेंडिकुलर। लेकिन लाइन की जगह अगर एक प्लेन होता और प्लेन पर एक लाइन होती है 90 की, तो इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। दोनों में क्या फर्क हुआ, लाइनों, जब दो लाइनें हैं ये है टू डायमेंशनल, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, लेकिन जब प्लेन है तो ऑलरेडी ये एक्स वाई एक्सेस तो हो ही गया है, तीसरी लाइन लगने का मतलब है ये जेड एक्सेस हो गया है। तो जो परपेंडिकुलर वर्ड है वो टू डायमेंशनल है और जो नॉर्मल वर्ड है ये थ्री डायमेंशनल है। तो याद रखिए, आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब है इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। क्लियर बात, आगे चलते हैं। पहले चेक करते हैं, ओमेगा को आर की तरफ रोटेट करते हैं, तो चेक करते हैं कि ओमेगा और आर का रोटेशन v वेलोसिटी देता है कि नहीं देता। चेक करते हैं। देखिए यहां से, अब मैं तरीका भी देखिए कैसे करता हूं, खुद भी आप अप्लाई करना इसको। हमारे भगवान ने हमें हाथ इस तरह से दी हैं, तीन एक्सेस हैं, तीनों एक्सेस पहले यहां सेट कर लेते हैं। देखिए अब ये ऐसे रखा है ना, इसको मैंने मान लिया r, इसको मान लिया v, तो ओमेगा कौन सा हो जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल। क्वेश्चन में है ओमेगा को r की तरफ रोटेट करना, तो ये ओमेगा ये r, कैसे करना है अब आपके सामने बताता हूं। इसको ऐसे करिए, ये ओमेगा ये r, इस ओमेगा को r की तरफ रोटेट करेंगे तो ऐसे। अब मेरा हाथ देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, ओमेगा को r की तरफ करेंगे तो जब क्लॉकवाइज स्क्रू कसेंगे, इसको अगर ये स्क्रू होता और इसको हम ऐसे करके घुमाते तो क्या होता, पेच कस के चला जाता अंदर, और अंदर डायरेक्शन किसकी है, वेलोसिटी v की। इसका मतलब यहां से ओमेगा क्रॉस r करते हैं तो v वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल रही है, इसलिए हम कहेंगे ये रिजल्ट सही रिजल्ट देता है, ओमेगा क्रॉस r सही रिजल्ट दे रहा है। यानी दिस इज करेक्ट रिलेशन इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। यानी जो हमने ये रिलेशन निकाला था, अब इस रिलेशन को हम और साफ कर रहे हैं। वेक्टर होता तो कैसे लिखते, अगर r क्रॉस ओमेगा करेंगे तो अब देखिए ये r ये v ये ओमेगा, इसको मैं फिर ऐसे रख देता हूं, r अब इस बार इधर है, r क्रॉस ओमेगा, तो r को ओमेगा की तरफ ऐसे रोटेट करना है, तो अब ये रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब किसी पेज को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो खुल के बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर की जो डायरेक्शन है वो इस वाली उंगली के अपोजिट होती, मीन्स ये रिलेशन एक गलत रिलेशन होगा। तो अगर जनरली v और r का सिंपली यूं ही लिखना है बिना डायरेक्शन के लिए, तब तो चाहे v इज इक्वल टू ओमेगा आर लिखें चाहे r ओमेगा लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वेक्टोरिकली लिखना है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ये इसका सही तरीका होगा ये लिखने का, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो किताब में लिखा हुआ है ना, उस कथा को पढ़ते हैं और अब जो समझा है उससे मैच करते जाते हैं कि कितना ठीक समझा है। आते हैं उस पर, स्टार्ट करते हैं पढ़ना।
इन दिस सेक्शन वी शैल स्टडी व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी। हम यहां पर पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी क्या है और इसका रोटेशनल मोशन में क्या रोल है। वी हैव सीन दैट एवरी पार्टिकल ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी मूव्स इन ए सर्कल। कोई भी पार्टिकल सर्कल में मूव करता है, ये हम जानते हैं। द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज रिलेटेड टू द एंगुलर वेलोसिटी। ये भी बताया कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है, और अब हम जानते हैं वो रिलेशन ये है। आगे देखिए, द रिलेशन बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज इन्वॉल्व ए वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें वेक्टर प्रोडक्ट आता है, ये भी हम जानते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ये वेक्टर प्रोडक्ट आया था, विच वी लर्न अबाउट लास्ट सेक्शन। अब ये हमने पहले पढ़ा था वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। फिर आगे लिखा हुआ है, अब ये यहाँ बात कर रहे हैं रोटेशन मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स एक्सेस एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव इन ए सर्कल। ये हम जानते हैं कि जब भी हम रोटेशन मोशन की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक डायग्राम दिया हुआ है, ये जो बड़ा सा बना रखा है ना, ये रिजिड बॉडी है, इसके किसी भी पार्टिकल की बात करते हैं, जैसे ये पी पार्टिकल, अब पूरी बॉडी रोटेट कर रही है तो ये पी पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। अगर कोई दूसरा पार्टिकल मानते हैं यहाँ तो वो ऐसे घूमता, कोई तीसरा पार्टिकल यहाँ मानते क्यू तो वो ऐसे घूमता। तो सारे पार्टिकल कैसा करते हैं, सर्कुलर मोशन में घूमते रहते हैं। ये इस डायग्राम में बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर देखिए और चीज बताता हूँ, इस पार्टिकल की एक पोजीशन ये बताई, एक पोजीशन ये बताई, और इन दोनों के बीच का एंगल देखिए डेल्टा थीटा यहाँ माना हुआ है। लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन एक की बता रखी है v, दूसरे की बताते तो वो इस तरह से होती। ये वही चीज है जो हमने समझी थी, जो इस डायग्राम से बता रखी है। इस डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है, रोटेशन अबाउट ए फिक्स एक्सेस ऑफ द रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट द फिक्स एक्सेस मूव्स इन ए सर्कल विद सेंटर सी। सिर्फ इतना बताने के लिए डायग्राम बनाया है। विच लाइन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सेस एंड हैज इट्स सेंटर ऑन इट्स एक्सेस। इस लाइन का मीनिंग देखिए, ये बताना चाह रहे हैं कि जो सर्कल बना, ये सर्कल बना, जो पार्टिकल है जो इसमें घूम रहा है, अब ये जो पार्टिकल घूम रहा है, मैं इसके नीचे अपना हाथ रख दूं तो हाथ क्या हो जाएगा, प्लेन। इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एक्सेस। अब पूरी लाइन समझिए, विच लाइन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सेस। एक्सेस के परपेंडिकुलर ये प्लेन है, इस प्लेन में ये पार्टिकल रहता है, यानी जो सर्कल है ना वो खुद एक प्लेन में रहता है। एंड हैज इट सेंटर ऑन द एक्सेस, और इसका जो सेंटर है वो इस एक्सेस पर, यानी यहाँ पर सेंटर होता है जो एक्सेस पर भी है। तो ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पे ये भी लिखा है, वी ऑल्सो शो द लीनियर वेलोसिटी v of the particle at p, it is along the tangent at p to the circle। उस डायग्राम में बताया है कि जो सर्कल है उसमें p पॉइंट बताया, उसकी वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में बताई। टेंजेंट जानते हो, उसको टच करने वाली लाइन, उसके अलोंग वेलोसिटी v को बताया। उसके आगे यहाँ पे बताया गया है इस पैराग्राफ में, यहाँ बताया है अगर पार्टिकल डेल्टा टी टाइम, छोटे से टाइम के लिए चलता है, और उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा आ जाता है, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, दिस इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। पहुंच गए वहीं पे, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इन्होंने यहाँ ये नहीं बताया कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी जैसी चीज यहाँ पर पूरे सर्कल के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, पर अब हम जानते हैं ये क्यों नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि जीरो हो जाती है। लेकिन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी जीरो नहीं होगा। फिर आगे बताया है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का भी मैंने बताया, जब x अपॉन टी जैसी चीज हो तो सिंपली वेलोसिटी, टाइम को और डिस्प्लेसमेंट को छोटा लिया जाए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और अगर और भी छोटा लिया जाए तो इसी को हम लिखते हैं dx अपॉन dt, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। उसको हम बाद में देखेंगे। तो चूंकि इन्होंने डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी की बात की, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये इन्होंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। फिर आगे देखिए, इन्होंने यहाँ पर कहा v इक्वल टू ओमेगा r, इनके बीच का रिलेशन देखो, इन्होंने डायरेक्ट लिख रखा है, हमने उसको बताया कि ये रिलेशन रिलेटेड है, यूं ही हवाबाजी नहीं है, ये निकलते हैं। जहां पर r के बारे में लिखा है
दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। आगे लिखा है वी ऑब्जर्व दैट एट एनी गिवन इंस्टेंट v इक्वल टू ओमेगा आर अप्लाई टू ऑल पार्टिकल। अब ये ऑल पार्टिकल के लिए अप्लाई वाला सिस्टम है ना, इसको भी समझ लेते हैं। देखो किताब पढ़ने का ये फायदा है, कोई चीज ऐसी है जो छूट गई हो ना, वो यहां से आ जाती है। मान लिया ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अब इसमें मैं अलग अलग पार्टिकल मानता हूं। एक पार्टिकल मानिया मैंने 1 पॉइंट पर यहां, एक दूसरा 2 यहां पर, और तीसरा बिल्कुल यहां पर। अब मैंने इनको डेल्टा टी टाइम के लिए चलाया मीन्स रोटेट कर रहे हैं तो सारे। अब ये पूरी की पूरी जो रेडियस है यही डेल्टा टी में चल के आ गई यहां पर। तो ये जो 1 वाला पॉइंट है ना, ये जो यहां था, ये अब आ गया यहां पर, 1 डैश नाम कर दिया। 2 वाला कहाँ आ गया, यहां पर, दैट इज 2 डैश। और 3 वाला आ गया यहां पर, दैट इज 3 डैश। अगर मैं इन तीनों के लिए ओमेगा निकालना चाहूं तो क्या निकालूंगा, थीटा अपॉन टी हमारा फॉर्मूला है। अब मैं तीनों की अलग अलग निकालता हूं। ये यहां से यहां तक आया, एंगल कितना हुआ, थीटा। ये यहां से यहां तक आया, ये एंगल जो बड़ा दिख रहा है, लेकिन है तो ये भी थीटा ही। ये यहां से यहां तक आया, ये भी थीटा। कहने का मतलब एक मजेदार बात ये है, पार्टिकल चाहे इस एक्सेस के, इस सेंटर के बिल्कुल पास हो चाहे बिल्कुल दूर हो, सबके लिए ये जो ओमेगा है ना वो सेम रहता है। इसलिए ये जो रिलेशन है ये हर एक पार्टिकल के लिए आप लगा सकते हो। पहले पार्टिकल के लिए लगाया तो देखिए v बदल गया, r बदल गया है। क्यों बदला, पहले पार्टिकल के लिए रेडियस इतनी सी लेंगे और वेलोसिटी हम यहां पर लेंगे चलने के लिए। दूसरे पार्टिकल के लिए ये रेडियस, तीसरे के लिए ये रेडियस। और अगर पार्टिकल बिल्कुल पास है तो बड़े आराम से ऐसे घूम रहा होगा, यानी कि एक चक्कर 1 सेकंड में मान लिया काटा। ऐसे बताता हूं, 1 सेकंड में एक चक्कर। सोचो कि जो सबसे बाहर का पार्टिकल है उसको भी 1 सेकंड में एक चक्कर काट रहा है, क्योंकि चक्कर तो चक्कर ही माना जाएगा ना 360 डिग्री। अब वो तेजी से दौड़ेगा ऐसे ताबड़तोड़, तब जाके उसका एक चक्कर होगा। यानी कि यहां पर इनकी जो लीनियर वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, वो लीनियर वेलोसिटी सबकी अलग अलग होगी। इसलिए देखिए वी आई लिखा, 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग। ओमेगा वाले केस में 1 2 3 नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हर केस में ओमेगा की वैल्यू बदलती नहीं है। रेडियस भी अलग अलग की, क्योंकि सेंटर पर पार्टिकल होता तो रेडियस 0, सेंटर से थोड़ा आगे होता तो थोड़ी ज़्यादा, और आगे होता तो और ज़्यादा। तो अलग अलग रेडियस होने की वजह से यहाँ पर भी ये आई की वैल्यू लिखी। तो आई की वैल्यू अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग लिखेंगे। तो ये जो रिलेशन है अलग अलग पार्टिकल के लिए लिखते समय भी ओमेगा नहीं बदलता है। तो यही बात यहाँ से हमें पता लगी जो हमने उस समय नहीं पढ़ी थी। द इंडेक्स आई, ये इंडेक्स इसको लिख रहे हैं आई, रन फ्रॉम 1 to n, n पार्टिकल के लिए अलग अलग होगा, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द बॉडी। आगे क्या लिखा है, फॉर पार्टिकल ऑन द एक्सेस, और जो एक्सेस पर ही होगा उसके लिए रेडियस अभी मैंने बोला 0 होगी। तो उसके लिए v इक्वल टू ओमेगा आर फॉर्मूले में r 0 होने से लीनियर वेलोसिटी भी 0। अगर मैं ही एक्सेस पर हूं तो मैं तो बस ऐसे ही रोटेट होऊंगा ना, तो इसका मतलब है मेरी लीनियर वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। वो किस लिए 0 होगी, क्योंकि उसका r 0 है। उसकी जो ओमेगा है क्या वो 0 होगी, वो नहीं होगी, क्योंकि वो तो घूम रहा है ना अपनी जगह पर। तो एंगल वाला पार्ट यहाँ पर भी चलेगा। तो यहां से ये पता चलता है एक्सेस जो है वो स्टेशनरी है, सिर्फ पार्टिकल जो है वही घूम रहा है। क्योंकि एक्सेस वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, इसलिए एक्सेस स्टेशनरी है। आगे क्या लिखा है वो देखते हैं। तो यहां पर लिखा है वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स प्योर ट्रांसलेशन ऑफ ए बॉडी बाय ऑल पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैविंग द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ट्रांसलेशन मोशन वो था, अब मैं हूं, अगर मुझे पूरा का पूरा कोई धक्का दे रहा है तो मेरी नाक, मेरा मुंह, मेरा पेट, चेस्ट सब एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं, जिस वेलोसिटी से मेरी पूरी बॉडी चल रही है। सिमिलरली V में कैरेक्टरिस्टिक्स प्योर रोटेशन बाय ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी हैविंग द सेम एंगुलर वेलोसिटी। अब हम यहां बता चुके हैं ट्रांसलेशन मोशन की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए V सेम होती है, जब एंगुलर की बात करते हैं तो उसके लिए ओमेगा सेम होती है। अब हमने देखो मैच करा दिया, जहां जहां V वहां वहां ओमेगा, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं।
यहां ये बताना चाह रहे हैं कि ओमेगा जो है असल में एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन आवर डिस्कशन सो फार द एंगुलर वेलोसिटी अपीयर टू बी स्केलर। देखिए लिखा ना, इन्होंने जो डिस्कशन किया वो है और v इक्वल टू ओमेगा आर। तो इन्होंने स्केलर की तरह बात की, लेकिन वास्तव में ये एक वेक्टर है और डिटेल नहीं बताई। हमने तो भाई डिटेल एनालिसिस कर डाला, स्केलर या वेक्टर या क्रॉस या डॉट वो सब। लेकिन अब हम जानते हैं ये वेक्टर है और ये वेक्टर अलग टाइप का है। ये वेक्टर वैसा नहीं है कि जिस डायरेक्शन में मोशन उसी डायरेक्शन में वेक्टर की डायरेक्शन, ये ऐसा नहीं है। मोशन ऐसे है, डायरेक्शन है एक्सेस, ये अलग तरह का वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर बोलते हैं ऐसी तरह के वेक्टर्स को। इस जगह पर आने के बाद इन्होंने डिफाइन किया ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। फिर इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में देखिए क्या बताने की कोशिश की गई है, ओमेगा की डायरेक्शन। ये देखिए, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डायरेक्शन इनवर्ड, जो कि ये दिखा रखी है। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डायरेक्शन आउटवर्ड। तरीका मैं बता दूं फिर से, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक्सेस को अपने राइट हैंड से पकड़ना है, फिंगर की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन, then the thumb will represent the direction of angular velocity। थंब सबका ऐड की तरह हो गया है। तो ये वही समझा रखा है। ये डायरेक्शन, ये डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में क्या बताया वो देखते हैं। एक पार्टिकल है P, ठीक। इस पार्टिकल का मोशन रोटेशन मोशन है तो सर्कल बन गया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी ऊपर की तरफ, ये भी क्लियर। इसका टेंजेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी बता दी। रेडियस की डायरेक्शन देखिए बाहर की तरफ दिखा दी, ये है रेडियस। इसको देखो कुछ अलग टाइप से लिखा है तो फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं। अब क्या किया है, एक पॉइंट माना O, वो अलग माना। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, हम जहां से एनालिसिस कर रहे हैं। अब ये इस एक वेक्टर को ले रहे हैं, दिस इज वेक्टर R। अब ये बताना चाहते हैं कि हमने जो वेलोसिटी निकाली, लीनियर वेलोसिटी, उस लीनियर वेलोसिटी में दो टर्म आए, R एंड ओमेगा। ये R और ओमेगा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ओमेगा क्रॉस R, असल में ये इसकी बात करवाना चाह रहे हैं। R क्या चीज है वो देखते हैं। अब हम यहां आते हैं। ये जो ओमेगा डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन को इन्होंने यहां बना दिया, सिर्फ इसलिए कि सारी एक जगह होगी तो एनालिसिस आसान लगेगा। तो ओमेगा बना दिया यहां। इस R को भी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो ये R हो जाएगी ऐसे, ठीक है। अभी फिलहाल देखिए, ये जो है ये R, ये तो है रेडियस, ये ध्यान रखना, ये रेडियस है। और ये पोजीशन वेक्टर, ये रेडियस नहीं है, ये हमारी पोजीशन को हम O के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, इस वजह से ये दूसरी डायरेक्शन हुई। अब मैं इस ओमेगा और R को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, ठीक है ना। हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट है। फिलहाल इस डायग्राम में क्या समझा रखा है उसकी बात करते हैं। इस R के दो कंपोनेंट ब्रेक किए। इस R का एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में हो गया, मैं इसको लिख देता हूं R1, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, दैट इज R2। अब इन दोनों कंपोनेंट की विशेषता क्या है। ये जो R2 कंपोनेंट है ये तो बिल्कुल ओमेगा की डायरेक्शन में है, यानी ओमेगा इंटू R2। ये दोनों जो होंगे ना, ये हमेशा स्केलर प्रोडक्ट देंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्शन की एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। आपको याद नहीं है तो वेक्टर प्रोडक्ट में भी हमने ये बात बताई थी कि वो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे समझते हैं। अब दूसरा बचा यानी R1। तो ओमेगा के साथ वास्तव में जो मल्टीप्लाई करना होगा ना, वो R1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। R1 क्या चीज है, दिस इज R परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो टर्म है ना, ये असल में R परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इस तरह से जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं वही इंपॉर्टेंट है, दूसरी वाली इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से उसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकाला तो जीरो हो जाएगा। अगर हम इसको ओमेगा क्रॉस R2 करेंगे तो आएगा ओमेगा R2 साइन जीरो, तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। इसलिए हमेशा याद रखिए
जब भी हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट अलग होगा तो उस केस में जो ओमेगा की तरफ वाला कंपोनेंट होगा ना, उसको लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ किसकी जरूरत है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं इसको लिखने का एक दूसरा तरीका लिखता हूं। दिस इज ओमेगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन क्यों लिखा है? इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आगे समझ में आएगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट माने, कैसा भी लें, डिस्टेंस यही इंपॉर्टेंट है। और आगे जाके हम देखेंगे जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को, मैं इस ओमेगा की जगह फिजिकल क्वांटिटी यानी कि फिजिकल को मैं ये लिख देता हूं, क्वांटिटी को मैं ये लिख देता हूं। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन, यानी इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये जो टर्म है ना, ये कहलाती है मोमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। आप ये याद रखना, क्योंकि ये कई जगह ये वर्ड आएगा, मोमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस तरह के टर्म आएंगी। तब समझ जाना कि जब भी वर्ड आए मोमेंट ऑफ, इसका मतलब है उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके ये निकालना है। तो यहां पर हम इसको ऐसे समझते हैं। इसको दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। हमने कहा हमें इस r को मल्टीप्लाई करना है। r इज व्हाट? दिस इज OP। OP जो है ये वाला वेक्टर है। अब इसको दो तरह से लिख सकते हैं, दिस इज OC प्लस CP। OC जो है इसके अलोंग है, इसलिए OC और ओमेगा का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ CP। तो बात वही है, CP इज ऑल्सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यही सब है जो इस डायग्राम में समझाने की कोशिश करेंगे। कैसे किए वो भी देख लेते हैं। इनकी कोशिशें थोड़ी अलग टाइप की होती है। देखिए, ये है इस डायग्राम का डिस्क्रिप्शन। ये ओमेगा क्रॉस R प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं। उसके बाद अगले पेज पर हम पहुंचते हैं। यहां पर इसने बताया ओमेगा क्रॉस R, दिस इज OP। OP को इन्होंने लिखा OC प्लस CP। OC के लिए लिख दिया 0 क्योंकि ये एक डायरेक्शन में है, और बच गया ओमेगा क्रॉस R को लिख दिया CP, ये लिख दिया। उसके बाद कहा जो CP है, दिस इज व्हाट? दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो ये बता रहे हैं कि हम हर जगह इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट बाय R, यानी कि R नहीं लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो वही वाली डिस्टेंस है, जो उसके अलोंग वाली है वो 0 हो जाती है। thus ओमेगा क्रॉस R इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ओमेगा R परपेंडिकुलर, मीन्स इसका जो बेसिकली इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, दूसरा वाला 0 हो जाता है। और आगे क्या लिखा है ये भी समझिए। इस लाइन को मैं फिर से पढ़ता हूं। ओमेगा क्रॉस R इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड दिस एंड इज अलोंग द टेंजेंट। टेंजेंट के अलोंग क्यों आया? क्योंकि दिस इज एक्चुअली वेलोसिटी, और वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होती है, इसलिए अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल एट पॉइंट P। The linear velocity vector v at point P has the same magnitude and direction। तो इस तरह से इन्होंने कहानी की तरह इसको समझाया। अब जो बेटर समझ में आती है ना, आप वहां से समझ सकते हैं। यहां क्या लिखा है? We note that for rotation about a fixed axis, the direction of vector omega does not change with time. Its magnitude may, however, change from instant to instant. For the more general rotation, both the magnitude and direction of omega may change from instant to instant। इसका मीनिंग क्या है समझ में तो आ ही गया होगा आपको, पर कोई बात नहीं, मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूं आपको समझाने के लिए। ये है एक्सेस, इसके साथ ये पार्टिकल घूम रहा है। अब देखिए पार्टिकल जो घूम रहा है उसकी डायरेक्शन ये है, तो उसके हिसाब से ये ओमेगा की डायरेक्शन होगी। अब देखिए इस पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? मैग्नीट्यूड बताने का तरीका, 1 सेकंड में 1 चक्कर। देखो तरीका रफ है पर ये बढ़िया फिजिक्स का ही तरीका है। 1 सेकंड में 1 चक्कर, 1 सेकंड में 2 चक्कर,
1 सेकंड में 3 चक्कर, 1 सेकंड में 10 चक्कर। अब देखिए क्या बदल रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड तो बदल रहा हूं, क्या मैं इसको बदल रहा हूं? फिलहाल तो नहीं बदल रहा, है ना। तो यहां पर जो लिखा है वो क्या लिखा है, रोटेशन अबाउट ए फिक्स एक्सेस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओमेगा डज नॉट चेंज, डायरेक्शन डज नॉट चेंज, ये लिखा है। ठीक है, ये यहां तक का पार्ट होगा। इट्स मैग्नीट्यूड मे हाउएवर चेंज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बदल सकता है। मैंने बोला 1 सेकंड में 1 चक्कर, 1 सेकंड में 2 चक्कर, 1 सेकंड में 5 चक्कर, वो बदल रहा है। आगे क्या लिखा है, फॉर मोर जनरल रोटेशन, अब ये बात करता है जनरल रोटेशन की, मर्जी हो जो बदलो, तब तो क्या हो सकता है, ये वो जो है ना आपने देखा होगा लट्टू, जो पिछले वीडियो में भी आया था, उसमें ये एक्सेस है ना, ये भी हिल रहा है, लट्टू भी घूम रहा है, उसकी स्पीड कम भी हो रही है। तो ऐसे केस में डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों बदल सकते हैं। अभी हम जब बात कर रहे हैं फिक्स्ड एक्सेस की, तब तो सिर्फ डायरेक्शन को हमने कांस्टेंट रखा, लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा और डिफिकल्ट करना होगा ना, तो क्वेश्चन वाला उसके डायरेक्शन भी बदल देगा। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और चूंकि जब डायरेक्शन बदलने की बात आई है, तब हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी। अब हम क्या करें, चेंज इन ओमेगा। अब मैं याद दिलाता हूं लीनियर वेलोसिटी वाला केस। लीनियर वेलोसिटी वाले केस में हमने कहा था v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ये हमने कहा था। d लिखना अच्छा नहीं लग रहा, मैं हटा देता हूं d, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। अब इस वेलोसिटी में हम कहते हैं कि अगर वेलोसिटी भी बदलती है तो हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन। इस तरह से हमने लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन डिफाइन किया था। तो भैया अब हम क्यों पीछे रहे, अब फिर आगे हमने ओमेगा डिफाइन कर रखा है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये है एंगुलर वेलोसिटी। अब इसको भी अगर चेंज कर रहे हैं, जैसा कि इसने बताया कुछ भी बदल सकता है, तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी करेंगे तो ये आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए सिंबल है अल्फा, तो ये अल्फा आ गया। यहां पर भी याद रखना, जैसे v इक्वल टू ओमेगा आर हमने बनाया था, इसी तरह से इनका भी दोनों का रिलेशन है, a इक्वल टू ओमेगा की जगह अल्फा, आर की जगह आर। तो इस तरह से ये वाले रिलेशन भी काम करते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में जाना है तो जा सकते हैं कहो तो, नहीं तो सिंपली ये रिलेशन तो है ही। अभी हमने जैसे इसकी वेक्टर की बात की थी, ऐसे ही हम इसकी वेक्टर की भी बात कर सकते हैं। देखते हैं इसमें है क्या नहीं, अगर इसमें है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन में इतना सारा लिख दिया, जो हम बोल चुके हैं बोल ही लिया होगा, बोलते ज़्यादा हैं हम वैसे, है ना। और फिर देखिए यहाँ पर आने के बाद इनका एंगुलर एक्सेलरेशन का टॉपिक हो गया ख़त्म। यहाँ पर इन्होंने अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी बता दिया। अब चाहें तो मैं 2 लाइन में बता दूं, हमने v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये हमने पढ़ा था। अब तक आप थोड़े से डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, तो अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें dv अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन 2 पार्ट से अलग अलग। पहले अगर मैं ओमेगा का कर दूं तो r को एज इट इज रखना पड़ेगा, और फिर मैं ओमेगा को एज इट इज रख दूं तो r का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इस तरह से इनका मैंने अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दिया। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, जो कि है टोटल एक्सेलरेशन। अगर ये रोटेशन मोशन की बात कर रहे हैं तो देखो रोटेशन मोशन में दोनों वेलोसिटी आ गई है, ओमेगा भी आ गई, लीनियर वेलोसिटी भी आ गई, इसलिए एक्सेलरेशन भी दोनों एक्सेलरेशन आएंगे, लीनियर वाला भी और एंगुलर वाला भी। डी ओमेगा अपॉन डी टी, दिस इज अल्फा, क्रॉस आर आ गया, और दूसरा क्या आ गया ओमेगा क्रॉस, ये क्या हो गया, दिस इज वेलोसिटी। तो आप देख सकते हो 2 चीजें इस एक्सेलरेशन में आ गई, एक तो देखो एंगुलर वाला, और वहां पर कौन सा है, वेलोसिटी वाला टर्म भी आ गया। तो इस तरह से हम इसको आगे समझ सकते हैं, जरूरत पड़ी तो इसको आगे पढ़ेंगे, नहीं तो यहां तक ही इसको रहने देते हैं, क्वेश्चन में आएगा तो देखेंगे।
तो अगला टॉपिक से पहले आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। मुझे लगता है इतने में ही वीडियो लंबी हो गई, सोचो कि मैं तो सोच रहा था एक दो न्यूमेरिकल भी करा देंगे। कोई बात नहीं, बाय बाय।